हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज भी हम आपके अध्याय मानव जनन को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने निषेचन और अंतरोपण के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम भ्रूणीय परिवर्धन, प्रसव और दुग्ध स्रवण को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने इस कोरक पुट्टी यानी कि ब्लास्टोसिस्ट के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर अंतर कोशिका समूह यानी कि इनर सेल मास होता है, जो कि पोष कोरक की कोशिकाओं से घिरा होता है। अंतरोपण के बाद ये अंतर कोशिका समूह 3 परतों में विभेदित हो जाता है, जो कि है बाह्य त्वचा, अंतस्त्वचा और इन दोनों के बीच की परत मध्य जनस्तर। आइए अब भ्रूणीय परिवर्तन को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर कोरक पुट्टी गर्भाशय की दीवार से चिपका हुआ है और यहाँ तक हमने इससे पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। अभी दोस्तों, इस समय ऋतुस्राव भी हो सकता है, लेकिन वो होता नहीं है क्योंकि ये कोरक पुट्टी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जैसा एक हार्मोन HCG उत्पन्न करने लगती है। HCG यानी कि मानव जरायु गोनाडोट्रोपिन। दोस्तों, इस हार्मोन की वजह से हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन का संपर्क टूट जाता है और ये HCG सीधा पित्तपिंड यानी कि कॉर्पस लूटियम से संपर्क करती है, ताकि पित्तपिंड लगातार एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को उत्पन्न करता रहे। जब प्रोजेस्टेरोन ज्यादा मात्रा में होगा तो ऋतुस्राव नहीं होगा। और एक और बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये कोरक पुट्टी यहाँ पर गर्भाशय के हार्मोन को नियंत्रित कर रही है, जिससे कि एक संरचना बनती है जिसे हम प्लेसेंटा यानी कि अपरा कहते हैं। अब इसको समझते हैं। यह परिवर्धनशील भ्रूण और मातृ कोशिका के बीच एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यह भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति और भ्रूण द्वारा उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को हटाने की सुविधा प्रदान करता है। अब दोस्तों, अपरा के बनने के बाद ये भ्रूणीय स्टेज में चला जाता है, जहां पर ब्लास्टोसिस्ट विभेदित होकर भ्रूण में बदल जाता है, जो कि एमनियोटिक सैक में होता है और अपरा से जुड़ा होता है। 8 हफ्ते बाद हम इसको फीटस कहते हैं। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। अब दोस्तों, इस भ्रूण से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न हो रहा है। और साथ ही में एक और हार्मोन उत्पन्न करेगा जिसको हम कहते हैं रिलैक्सिन, जो कि जोड़ों में लचीलता प्रदान करता है। और एक और हार्मोन ये उत्पन्न करेगा जो कि है HPL यानी कि मानव अपरा लैक्टोजन। ये सारे हार्मोन कुछ काम करते हैं, जैसे कि भ्रूण का विकास, स्त्रियों में दुग्ध स्रावण को शुरू करना और ग्लूकोज को फीटस तक लाने का आदेश देना। अब दोस्तों, आप सभी को एक और चीज इसमें याद रखनी है। जो महत्वपूर्ण हार्मोन होते हैं ये मानव जरायु गोनाडोट्रोपिन यानी कि HCG, मानव अपरा लैक्टोजन यानी कि HPL और रिलैक्सिन हार्मोन, ये सिर्फ किसी स्त्री में गर्भावस्था के दौरान ही उत्पन्न होते हैं। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले मानव जरायु गोनाडोट्रोपिन। मानव जरायु गोनाडोट्रोपिन गर्भावस्था के प्रारंभिक समय में कॉर्पस लूटियम के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है। यह पहली तिमाही के दौरान हार्मोन प्रोजेस्टेरोन का स्राव करने के लिए कॉर्पस लूटियम को अनुमति देता है। दूसरा हार्मोन है मानव अपरा लैक्टोजन यानी कि HPL। HPL एक पॉलीपेप्टाइड प्लेसेंटल हार्मोन है। इसकी संरचना और कार्य मानव विकास हार्मोन के समान है। ये भ्रूण की ऊर्जा आपूर्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए गर्भावस्था के दौरान मां की उपापचयी स्थिति को संशोधित करता है और ये स्तन विकास भी करता है। तीसरा हार्मोन है रिलैक्सिन। अपरा द्वारा स्रावित एक हार्मोन जो गर्भाशय ग्रीवा का विस्तार करता है
और प्रसव के दौरान ऑक्सीटोसिन की क्रिया के लिए गर्भाशय को तैयार करता है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और प्रसव को समझते हैं। शिशु के वितरण की प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। प्रसव के लिए संकेत पूर्ण विकसित गर्भ एवं अपरा से उत्पन्न होते हैं जो हल्के गर्भाशय संकुचनों को प्रेरित करते हैं, जिन्हें गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त यानी कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। आइए इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। अब दोस्तों प्रसव के कुछ हफ्ते पहले जो अपरा होगी वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को उत्पन्न कर रही होगी बहुत ज्यादा मात्रा में। यह हार्मोन कोमल मांसपेशियों पर काम कर रहे हैं जिससे कि संकुचन ना हो। लेकिन अब एस्ट्रोजन ही सिर्फ उत्पन्न हो रहा है और जो फीटस है वो भी कोर्टिसोल उत्पन्न करेगा, जो कि अपरा को संकेत देगा और ज्यादा मात्रा में एस्ट्रोजन हार्मोन को उत्पन्न करने को। अब कुछ विशिष्ट कोशिकाएं फीटस की ऑक्सीटोसिन उत्पन्न करती है जो कि मायोमेट्रियल कोशिकाओं के रिसेप्टर से जाके जुड़ जाता है, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन्स उत्पन्न होने लगते हैं। ये दोनों गर्भाशय की मांसपेशियों के संकुचन का आदेश देते हैं। धीरे धीरे संकुचन की वजह से लेबर शुरू होगा। लेबर का सबसे पहला चरण है डायलेशन, जिसमें कि फीटस की सिर की वजह से ग्रीवा फैलने लगेगी। जब ग्रीवा पूरी तरह से फैल जाएगी तो मादा धक्का लगाएगी और एक्सपोजन चरण में शिशु बाहर आ जाएगा। डिलीवरी के 30 मिनट के अंदर ही अपरा भी बाहर आ जाएगा, जिसको हम प्लेसेंटल चरण कहते हैं। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और दुग्ध स्रवण यानी कि लैक्टेशन को समझते हैं। स्त्री की स्तन ग्रंथियों में सगर्भता के दौरान कई प्रकार के बदलाव आते हैं और सगर्भता के अंत तक इनसे दूध उत्पन्न होने लगता है। इस प्रक्रिया को दुग्ध स्रवण कहते हैं। दुग्ध स्रवण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे प्रथम स्तनीय या खीस यानी कि कोलोस्ट्रम कहते हैं। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। यहाँ पर दोस्तों आपका अध्याय मानव जनन खत्म होता है। इस वीडियो में हमने भ्रूणीय परिवर्धन को समझा, हमने प्रसव को जाना और साथ ही में हमने दुग्ध स्रवण की भी चर्चा करी। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के ये टॉपिक्स को खत्म कर लिया है। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम इस अध्याय से संबंधित कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को समझेंगे। धन्यवाद।